हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ते हैं। उससे पहले क्या है कि बच्चे बोल रहे थे कि जहाँ पे लीचिटर प्रिंसिपल है वहाँ डाउट हो रहा है, तो उससे पहले मैं एक बार वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल जो टॉपिक था सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वहाँ पे था कि किसी सॉलिड का लिक्विड मिलना नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसी टेम्परेचर वाले टॉपिक में बार बार लीचिटर प्रिंसिपल आ रहा था, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी सॉलिड का लिक्विड में घुलना वो प्रोसेस एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। जैसे चीनी का, नमक का या ग्लूकोज का घुलना एंडोथर्मिक होता है, और तुम्हारा ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चूना पत्थर जो बेस्ट एग्जांपल है, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी में डालते हैं एक्सोथर्मिक होता है, या कॉपर सल्फेट हो गया या सोडियम कार्बोनेट। तो दो टाइप का होगा, एक एंडोथर्मिक सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी, और एक बाबू एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी। पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूं। शुगर प्लस वाटर मिलके सॉल्यूशन बनता है। ये पता होगा कि शुगर का पानी में घुलना प्रोसेस क्या होता है, एंडो। फॉरवर्ड एंडो होगा, बैकवर्ड क्या होगा, एक्सो। अब देखो यहां भी मैंने इक्विलिब्रियम का साइन दिया है। आपको पता होगा कि जब आप चीनी घोलोगे और ग्लूकोज घोलोगे, जब सैचुरेटेड पार्ट स्टार्ट होगा, सैचुरेशन तक होगा, सैचुरेशन जहां से होगा वहां से इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, वहां पे डिसोल्यूशन भी होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे डिसोल्यूशन भी होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। उस स्टेट को हम सब बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब मान लो जो आपने सॉल्यूशन बनाया वो 35 डिग्री सी पे बनाया, 35 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो जो टेम्परेचर है ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। आपने सॉल्यूशन बना लिया है, यहाँ पे जिस स्पीड से, जिस रेट से डिसोल्यूशन हो रहा है उसी रेट से प्रेसिपिटेशन हो रहा है या क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपने सॉल्यूशन बना रखा है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। और अब आप टेम्परेचर से छेड़खानी करोगे, मतलब टेम्परेचर को अल्टर करोगे। तो मान लो एक बार आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर आपने इंक्रीज करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। तो सिस्टम क्या चाहेगा, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होगा, जब टेम्परेचर 35 होगा तो, और टेम्परेचर 35 कैसे होगा, तो ये जो टेम्परेचर 35 से 40 किया है उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, 5 डिग्री एब्जॉर्ब करके फिर से सॉल्यूशन क्या होगा 35 पे आ जाएगा। तो पता होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम हुआ। कहीं फॉरवर्ड में जाने से जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाया है सिस्टम का वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी केस में आप टेम्परेचर घटा दोगे, ये एक बार टेम्परेचर इंक्रीज का केस है, एक बार डिक्रीज का है। अगर यहाँ टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो, मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 35 है और आपने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर घटा दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन शिफ्ट होगा, उल्टा इधर, क्योंकि ये 30 से 35 करना चाहेगा। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे बाबू तो बैकवर्ड प्रोसेस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एक्सोथर्मिक। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, चीनी पानी का सॉल्यूशन। जब चीनी पानी हम सब हीट करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे अमाउंट तो चीनी ज्यादा होते जाएगा, और जैसे ही चाशनी, जो चीनी पानी का सॉल्यूशन जो होता है चाशनी बनता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन करोगे चीनी क्या होगा, बाहर आने लगेगा। तो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए आप चाहते होगा कि अगर सॉल्यूट ज्यादा घुले तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे, फॉरवर्ड प्रोसेस एंडो काम करेगा। अब चाहते हो कि नहीं सॉल्यूट बाहर निकले तो टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, तो ये बैकवर्ड प्रोसेस होगा, ये होगा। फिर एक्सोथर्मिक में आप एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन। या फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडो है। मान लो यहाँ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, ये इक्विलिब्रियम 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर लिया है, और आपने बढ़ा के यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करके 40 डिग्री सेल्सियस कर लिया। मान लो इसको और ले लो, ज्यादा ही ले लो आप, इसको भी 35 डिग्री सेल्सियस ले लो, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके मान लो 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, 50 कर दिया, ये 35 है, कम करना चाहेगा, कम किस डायरेक्शन में होगा बाबू, तो ये टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, तब बैकवर्ड प्रोसेस होगा।
एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर जब डिक्रीज करोगे, बैकवर्ड प्रोसेस, टेम्परेचर सॉरी इंक्रीज करने के केस में गलती लिख दिया मैंने। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किए 35 था, आप 100 डिग्री सेल्सियस कर लोगे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे, ये बेस्ट एग्जांपल है। आप देखते होंगे जब चूना पत्थर घोला जाता है वॉल की खुदाई करने के लिए, तो वो ठंडे पानी में डाला जाता है। ठंडे पानी मतलब कि नॉर्मल वाटर में, जनरली रात में डाला जाता है। अगर आप चूना पत्थर को नॉर्मल पानी में डालते हैं तो अच्छा से घुलेगा चूना पत्थर। अगर रिस्पेक्टिव अगर उसको गर्म पानी में आप रखते हो तो चूना पत्थर सोल्यूशन अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो ये दो पार्ट है, दोनों एग्जांपल अच्छे से आना। ओवरऑल तो बस एक ही चीज है, मैंने जो कल लिखाया था ली-चैटर्ड प्रिंसिपल में, ली-चैटर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली-चैटर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंडो स्टार्ट होगा, आप उनके काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एक्सो, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको इधर जाना है, टेम्परेचर बढ़ा करना है, एक्सो डालना है टेम्परेचर। जैसे आप चाहते हो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ज्यादा खुले, तो टेम्परेचर क्या करना होगा, डिक्रीज। एक्सो के लिए डिक्रीज, इंडो के लिए इंक्रीज। यही काम करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इंडो और एक्सो में दो एग्जांपल जो याद रखना है। चीनी अब जितना ज्यादा घोलोगे, कब घोलोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब चाहते हो कि नहीं चीनी बाहर आ जाए, चाशनी ठंडा कर लो। और कैल्शियम कार्बोनेट ठीक उल्टा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जितना अच्छे से ठंडे पानी में डालोगे उतना ज्यादा घुलेगा, गर्म पानी में डालोगे कम अच्छे से घुलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल है डेली लाइफ का, इसको आप अच्छे से करो, नोट कर लेना। अब हम लोग का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगले टॉपिक हम सब खत्म कर लेते हैं, फिर अगले क्लास से हम सब वेपर प्रेशर वाली टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से रॉबर्ट्स लॉ आगे टॉपिक आएगा। अब हम लोग का टॉपिक है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का लिक्विड में मिलना, ये भी तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ लिक्विड है, आपको पता है, सॉल्यूट यहाँ क्या है, गैस है। दूसरा टॉपिक है टेम्परेचर और तीसरा टॉपिक है प्रेशर। किसी गैस का लिक्विड बनना तीन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। बारी बारी से एक एक को डील करते हैं हम लोग। सबसे पहला है बाबू नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आप टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ रहे हैं कि किसी दो कंपोनेंट को घुलने के लिए दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। मतलब एक सॉल्यूट अगर पोलर है, सॉल्वेंट को पोलर होना चाहिए। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। मतलब कि दोनों का सेम नेचर होगा, जिसके लिए हमेशा हम सब बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर घुलेगा। जैसे आपका नॉन पोलर गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, या इनर्ट गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, ये आपका CO2 गैस है। ये सब गैस नॉन पोलर है। ये सब वाटर में, वाटर आपका क्या है, पोलर, वाटर आपका पोलर है। तो ये सब एक मिनट उस वीडियो में चलो। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में याद होगा टॉपिक है लाइट डिसॉल्व लाइक, जिसमें ये आपका नॉन पोलर गैस है और वाटर अपना पोलर सॉल्वेंट है। वाटर अपना पोलर है, ये सब नॉन पोलर गैस है, जैसे O2 है, N2 है, CO2। तो इन लोगों की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर में काफी कम होती है। O2 जो गैस है आपका, वो पानी में काफी लेस डिसॉल्व होता है, लेकिन इतना होता है कि इससे एक्वेटिक स्पीशीज जिंदा रह सके। अब ये पानी में ज्यादा कौन घुलेगा, कौन सा गैस, जो पोलर गैसेज है, जैसे SO2 गैस है, अमोनिया गैस है, HCl गैस है, ये सब गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। अब आपको पोलर और नॉन पोलर चार्ट आना चाहिए। अब इसके बाद क्या है बाबू, आपका दूसरा है टेम्परेचर। पहले में तो नो डाउट बस लाइट जो लाइट, पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे अमोनिया गैस है, हाईली पोलर है, H बॉन्डिंग वाटर के साथ कर लेगा, HCl है, SO2 गैस है, ये सब हाईली सॉल्युबल होंगे क्योंकि ये सब पोलर नेचर है। जो नॉन पोलर है, जैसे O2 गैस है, N2 गैस है, CO2 गैस है, ये सब स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा। इन लोगों की सॉल्युबिलिटी पानी में काफी कम होगी। अब जो टॉपिक है आपका
टेम्परेचर। अब ये जो टॉपिक है आपका टेम्परेचर है, इसको सबसे पहले आपको देखना है। अब देखो, किसी गैस का लिक्विड में घुलना, ये प्रोसेस क्या होगा? गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बना, ये जो प्रोसेस है इस पे टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा, घटाने और बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो एक चीज आपको पता होगा कि जब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाता है, सॉलिड से लिक्विड जाना क्या प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करेगा जाएगा। लिक्विड से गैस क्या प्रोसेस बाबू? एंडो। ठीक उल्टा, गैस से लिक्विड भी बन रहा है एक्सोथर्मिक, लिक्विड से सॉलिड क्या एक्सो। ये आपको पता होगा, जब गैस इंटर करता है लिक्विड में तो उसका फेज चेंज हो जाता है। अब जब गैस डिजॉल्व होता है उस प्रोसेस को हम सब बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब गैस जब किसी लिक्विड में डिजॉल्व होगा तो वो कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। मतलब किसी गैस का लिक्विड में घुलना, ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड क्या है? एंडो है। तो इस केस में क्या होगा? फिर से वही लीचिट्रेट प्रिंसिपल, किसी गैस का लिक्विड में घुलना, गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व होगा उस प्रोसेस को ओवरऑल कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस मतलब गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या है बाबू? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक है तो क्या करना होगा? अभी हम सब पढ़े थोड़ी देर पहले लीचिट्रेट प्रिंसिपल। लीचिट्रेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो बताओ, आप टेम्परेचर एक्सोथर्मिक चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट घुले, ज्यादा से ज्यादा गैस घुले, उसके लिए क्या करना होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करके रखना होगा। तो जब चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा गैस घुले तो टेम्परेचर को क्या करना होगा? डिक्रीज करके रखना होगा। आप चाहते हैं नहीं गैस बाहर आ जाए, क्या करना होगा बाबू? टेम्परेचर को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। तो ये वो पता होगा कि कोल्ड पानी में, ठंडे पानी में गैस की सॉल्युडिटी ज्यादा होती है गर्म पानी में, इसलिए एक्वेटिक स्पीशीज कोल्ड वाटर में ज्यादा अच्छा फील करते हैं। एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्वेटिक स्पीशीज कोल्ड वाटर में अच्छा फील करते हैं देन वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में सॉल्युडिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर जब कम होगा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, गैस ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोसेस एंडो होगा, सॉल्यूशन से गैस बाहर आ जाएगा। तो ये टॉपिक याद रखना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू आपका प्रेशर, वो डील कर देता हूं। नोट्स के लिए मैंने बता ही दिया है, टेलीग्राम पे जो आपको लिंक मिलता है या टेलीग्राम डाउनलोड करके आप कृष्णा केमिस्ट्री मुजफ्फर ऑफिशियल पे जाओगे, ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसमें हर दिन का आपको नोट्स मिल जाए। थर्ड है प्रेशर। अब देखो प्रेशर का क्या रोल है। एक एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एक फोटो बनाया हुआ है, 2 फोटो है, वो फोटो मैं बना देता हूं, आपको दिखाता हूं। ये बाबू आपका कोई लिक्विड है, अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम है। एक ब्लैक कलर से मैं गैस को दिखाता हूं, ये गैस है, कुछ गैस अंदर भी डिजॉल्व होगा। और ये यहाँ W1 प्रेशर, एक वेट का टुकड़ा है जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा इस पे। अब यहाँ पे है ना, मैं 3 प्रेशर है, मतलब ऐसा ही W1, W2 या W3 प्रेशर बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे वेट का जो है देखिए है, यहाँ 3 वेट है। इस केस में क्या होगा? गैस ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा और अमाउंट ऑफ गैस इस वाले केस में ज्यादा होगा। ये एनसीईआरटी का फोटो है, यहाँ पे प्रेशर कम है तो वो गैस की सॉल्युडिटी कम होगी, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, गैस की सॉल्युडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये सिंपल बात है कि गैस जो होते हैं कंप्रेसिबल होते हैं, गैस को हम दबा सकते हैं, तो गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी सॉल्युडिटी लिक्विड में क्या होगी? ज्यादा होगी। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कोल्ड ड्रिंक होता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 हाई प्रेशर फील किया जाता है। अगर मान लो CO2 आपको 10 ATM वाला कोल्ड ड्रिंक मिला, आपको फीजी टाइप फील हुआ, आप चाहते हो नहीं और भी ज्यादा कड़क लगे तो 20 ATM पे फील कर दो, तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर पे फील किया हुआ रहेगा उतना ज्यादा CO2 ज्यादा रहेगा, तो बबल उतना ज्यादा आएगा, ज्यादा मजा आएगा पीने में। तो प्रेशर क्या है? तो ये प्रेशर वाला रिलेशन हेनरी ने दिया था, मतलब कि प्रेशर बढ़ाने से अमाउंट ऑफ गैस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं। हेनरी का लॉ है, हेनरी लॉ।
हेनरी ने सबसे पहला रिलेशनशिप दिया कि अमाउंट ऑफ गैस का सॉलिडिटी ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड किस पे डिपेंड करता है। तो हेनरी ने बोला कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, और हेनरी का लॉ भी है द सॉलिडिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉलिडिटी ऑफ गैस बढ़ते जाएगा, ये हेनरी का लॉ है। अब हेनरी के मतलब को पैरेलल उसी जमाने का डाल्टन था, तो डाल्टन ने इसी लॉ को अपने रेफरेंस में दिया। अब जैसे सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी को हम सब किस वे में रिस्पेक्ट करें, मतलब रिप्रेजेंट करें, तो डाल्टन ने क्या बोला, इसी लॉ को बस सॉलिडिटी को, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस जो सॉलिडिटी है उसका कोई अपना होना चाहिए ना किस टर्म में, तो डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया। हेनरी ने बोला द सॉलिडिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिडिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर ऑफ द गैस। डाल्टन ने बोला कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ गिवन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हुआ। और फिर एक हेनरी लॉ को फिर मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। आपके नोट्स में दोनों लिखा हुआ है, मॉडिफाइड फॉर्म भी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले वाले हेनरी लॉ में बस ये लिखा हुआ है द सॉलिडिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, प्रेशर। मॉडिफाइड फॉर्म में क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यहाँ लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर। और एक ये भी चीज पता होना चाहिए, एक टर्म होगा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि जो गैस होगा किसी कंटेनर में एक नहीं होगा, दो हो सकता है गैस। एयर, अगर एयर की बात है, एयर हम फिल कर रहे हैं तो वहां O2 होगा, N2 होगा, एक गैस तो होगा नहीं। और आपको पता होगा कि अगर दो तीन गैस होता है तो टर्म होता है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली टू क्या बाबू, x मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और इसी इक्वेशन को लिखते हैं P इक्वल टू KH इनटू x। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब हेनरी ने लॉ दिया तो सबसे पहले उसने एक लाइन बोला कि सॉलिडिटी ऑफ गैस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर होगा। फिर डाल्टन ने अपने उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया कि किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर होगा। और आपको पता होगा डाल्टन ने ही पार्शियल प्रेशर का कांसेप्ट दिया था, क्योंकि दो और तीन गैस हो सकते हैं, ज्यादा गैस हो सकते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म में भी वही होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और P इक्वल टू क्या होगा, KH इनटू x। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे ढेर सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आज इस पे आप क्वेश्चन करना, फिर हम कल इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका ग्राफ करोगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, यहाँ प्रेशर ले लो, मोल फ्रैक्शन ले लो, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये KH जो है, इस KH को हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अब ये हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ गैस पे। अब ये जो KH की वैल्यू है बाबू, किस पे डिपेंड करेगा, हर गैस के लिए KH की वैल्यू अलग होती है, क्योंकि KH इक्वल टू क्या है, P/x है। तो हर गैस की सॉलिडिटी अलग होगी, तो KH भी अलग अलग होगा। तो हर गैस का KH का वैल्यू क्या होगा बाबू, डिफरेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि KH जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ती है। और एक तीसरा पॉइंट आपको इस इक्वेशन से दिख के मालूम चल रहा होगा कि x जो है KH के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी, x मतलब सॉलिडिटी जो है घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है, KH के बढ़ने से क्या होगा, x घटेगा। तो इस इक्वेशन पे आप काम कर लो। और फिर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ भी आता है, ये इक्वेशन है, ग्राफ है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में दो तीन एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लिख लेना। पहला है कि CO2 को हाई प्रेशर पे फिल करते हैं, और दूसरा है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है, जिससे हेडेक या नोजिया क्रिएट होता है, मतलब भूलने की बीमारी होती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका मेंटल काम सही से नहीं हो पाएगा, नोजिया या कुछ बायोलॉजिकल टर्म होगा, आप देख लेना। ये एप्लीकेशन ऑफ आप हेनरी लॉ कर लेना, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, बात करेंगे। ओके बाय।